बात करते हैं। चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की एक शादी में गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, तो पुलिस को लड़की बेहोशी की हालत में मिली है। पीड़िता ने बताया कि 3 युवकों ने हथियार के बल पर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और पुलिस ने पॉस्को सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऋषिकेश में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक स्कूटी और बाइक पर खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में तेज रफ्तार से आती हुई बाइक एक हाईवे पास से निकलती हुई स्कूटी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस पर सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। तो हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। देखिए किस रफ्तार से ये एक्सीडेंट हुआ है और नीचे गिरने के बाद में भी स्कूटी काफी देर तक घूमती रही। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर धामी सरकार में नजर आ रही है और उम्मीद पोर्टल में दर्ज न होने वाली संपत्तियों पर अब सरकार कब्जा कर सकती है। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 4000 से अधिक संपत्तियां हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत सरकार ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया है, जिसमें वक्फनामा से लेकर खसरा खतौनी तक का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसी वक्फ संपत्तियां चिन्हित हुई हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज तो हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सरकार को शक है कि इनमें से कई संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई और बाद में उन्हें वक्फ में दर्ज कर दिया गया। अब जब पोर्टल पर दस्तावेज और साक्ष्य मांगे गए तो कब्जेदार जानकारी देने से बच रहे हैं। उत्तराखंड में 7000 से अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जिनमें से करीब 2100 औकात संपत्तियां हैं और 5000 से अधिक संपत्तियों में कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मदरसे, मजारे, इमाम बाड़ा, स्कूल आदि शामिल हैं। इनमें से अभी तक केवल 3700 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। साथ ही में जो ऐसे डिफॉल्टर्स है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या वो वक्त प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, वैध अवैध की बात है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिनके पास कागज है वो उनको पंजीकृत करना है और जो पंजीकृत नहीं करेंगे इसमें वहाँ पे तो उसमें जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत और जो हमारे एक्ट में व्यवस्था दी गई उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार उन जिलों में सबसे टॉप पर है जहां करीब 350 संपत्तियों का ब्यौरा छिपाया जा रहा है। देहरादून में ऐसी 188, तो अल्मोड़ा में पहाड़ी जिले में भी 14 संपत्तियां हैं जिनका उम्मीद पोर्टल पर कोई ब्यौरा दर्ज नहीं है। सरकार की शक की सुई अब इन पर अटक गई है। लगभग 800 वक्फ दर्ज नहीं हुए हैं और 800 वक्फ की लगभग 2500 से अधिक संपत्तियां को खुर्द-बुर्द करने की सेटिंग चल रही है। वक्फ माफिया सक्रिय है। वक्फ इंक्रोचर, वक्फ के कब्जेदार भूमाफियाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियां जानबूझकर कुछ लकड़बग्गे दर्ज नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वक्फ में संपत्ति दर्ज नहीं होगी तो ये संपत्ति उनकी रह जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ऐसी वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों को अब 6 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। जो संपत्तियां तय समय सीमा तक उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें अवैध कब्जा मानते हुए सरकार में निहित करने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 क्लिक के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के 7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में अप्रैल महीने की पेंशन जारी की है। कुल 111 करोड़ रुपए की राशि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान भरण पोषण अनुदान, तीलू रोतेली और
बोना पेंशन के लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों का कोटा बढ़ा सकती है। क्या इस बात का कुछ अन्य सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की संभावना से कोई लेना देना है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे, जो करीब कुल टिकटों का 11% है। अब जब पार्टी का फोकस महिला वोटर्स की तरफ है, तो चर्चा इस बात की है कि पार्टी आने वाले चुनाव में महिला कैंडिडेट्स का कोटा पिछली बार से ज्यादा बढ़ा सकती है। वहीं ये भी चर्चा है कि उम्र के अघोषित नियम और अन्य वजहों से पार्टी कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट सकती है। इस सबके बीच नेताओं के घरों की अगली पीढ़ी भी राजनीति में तैयार हो रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हों या फिर डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, इनकी बेटियां राजनीति में सक्रिय रोल में दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत को आधार मानती है। हमारे सर्वे चल रहे हैं, 2 सर्वे हो चुके हैं। जिन सीटों में कमजोरी थी वहां के विधायकों को हमने बताया भी है कि उन सीटों पर और कहां पर जनता की आवश्यकता में खड़े उतरने का प्रयास करें, उसको प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी शाखा बनाए। ऐसे टिकट जो जीतने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित में पार्टी पर निर्णय करती है, वहां पर दूसरे प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे चुनाव में जीत को ही आधार हम बनाने वाले हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी है और आने वाले समय में भी। अब तो एक कमिटमेंट भी भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में एक नजीर पेश की है और 33% आरक्षण लाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो हमारे स्टेट में हो या उत्तर प्रदेश में हो या आने वाले किसी भी चुनाव में हो, सबसे ज्यादा टिकट अगर कोई पार्टी महिलाओं को देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। बीजेपी में जो अभी 7 महिला विधायक हैं, उनमें कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी हैं। नैनीताल विधायक सरिता आर्या विधायक बनने से पहले नगर निगम पालिका अध्यक्ष रही। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मतलब साफ है कि राजनीति में टिकट की ज्यादातर हकदार मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही रही है। अब अगर कुछ सीटिंग विधायकों का टिकट कटता है तो वो अपने बच्चों के लिए अभी से तैयारी करते दिख रहे हैं, खासकर जिनके घर में महिलाएं राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पॉलिटिकल ठगी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़ी साजिश की आशंका भी जताई। उनका कहना है कि मामले में शामिल सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए और जांच पारदर्शी होनी चाहिए। तो वहीं हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में उनकी गणेश गोदियाल से कोई बात नहीं हुई है। इतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूं। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने जिंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है। इस विषय में उनसे बात हुई है और मैंने जो पढ़ा है, मैं केवल अखबार की किसी बात से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेता के किसी बयान के विषय में कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। देहरादून में शहर भर में जगह जगह पर खोदी जा रही सड़कों के कारण हो रही परेशानियों के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर समीक्षा बैठक की है। मीटिंग में मुख्य सचिव ने पिटकोल को निर्देश दिए गए कि खुदाई, केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का काम जून तक पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि एक साथ पूरे शहर में खुदाई ना करें और सीमित स्थानों पर काम कर लेबर को केंद्रित किया जाए ताकि काम तेजी से हो सके और लोगों को कम परेशानी हो। तो वहीं डीएम को साप्ताहिक मॉनिटरिंग और एक जगह पर काम पूरा होने के बाद ही आगे कार्य की अनुमति देने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के युवा अब विदेशों में नौकरी पाने के लिए जापानी और जर्मन भाषा सीख रहे हैं, जो दोनों देशों में नौकरी की राह आसान बना रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
उत्तराखंड में अब तक 95 लोग जापान और जर्मनी में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर समेत अलग अलग फील्ड में नौकरी पा चुके हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवा 6 महीने का भाषा कोर्स कर विदेश में अपना करियर बना रहे हैं। देहरादून के 2 सेंटर समेत बागेश्वर में भी जापानी और जर्मन भाषा की 6 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें न सिर्फ भाषा ज्ञान बल्कि कामकाज के तरीके, व्यवहार और संस्कृति की भी जानकारियां दी जा रही हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक लैंग्वेज एग्जाम पास करना होता है, जिसके बाद नौकरी का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मैं जापान इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं वो वहीं जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो मुझे बताते हैं कि जापान एक बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और वहाँ पे ये है कि आप अपने आप को एक मैच्योर इंसान बना सकते हैं। वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट ने भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाके डायरेक्टली पढ़ाई कर पाए, जो कि पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। भाषा को सीख रहे टीचर भी खुद विदेशों में नौकरी करके आए हैं, जो बताते हैं कि इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सैलरी पैकेज और मिलने वाली सुविधाएं हैं। हर महीने करीब 1 लाख से ज्यादा तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रहने खाने का इंतजाम सरकार मुफ्त में कर रही है। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना तुम यूजुअली कितनी फीस देते हो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि कम पैसों में तुम जापान होके आ सको। यूजुअली टिकट्स ही तुम्हारे 1 लाख तक के होते हैं, पर उसके अंडर में ये लोग सारा कोर्स करके 6 से 7 महीने लगेंगे इन्हें जापानीज सीखने में। बाकी केयर गिविंग का अलग से कोर्स कर रहे हैं ये लोग यहीं पर, वो लेके फिर एग्जाम देंगे और फिर 1 साल के अंदर जापान भी पहुंच जाएंगे। 1 जुलाई 2023 से लेकर अब तक 95 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं, जिसकी खास बात यह है कि भाषा को सीखने में 60,000 रूपए से भी कम की लागत लगती है और उसमें भी 20% खर्च प्रदेश सरकार उठाती है। डिप्लोमा, डिग्री या होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम को अब स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान की प्रगति रिपोर्ट दी है और जिसमें तीर्थ यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ में दिव्य अनुभव देने पर जोर दिया है। योजना के तहत देव दर्शनी पॉइंट, बद्री नारायण चौक, ISBT वॉल पर विभिन्न चित्र, वसुधा वाटिका और भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीकों पर आधारित भव्य कलाकृतियां विकसित की जाएंगी। साथ ही पैदल मार्ग, लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और साथ ही स्ट्रीट स्क्रैप सुधार भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बद्रीनाथ आस्था, प्रकृति और साथ ही आधुनिकता का आदर्श संगम बना रहे। मशहूर डांसर आनंदन शिवमणि ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और विशेष पूजा अर्चना की। धाम पहुंचकर शिवमणि ने मंदिर परिसर में व्याप्त आध्यात्मिक वातावरण की प्रशंसा की और प्रशासन द्वारा की गई पुख्ता व्यवस्थाओं की सराहना की। दर्शन के बाद में शिवमणि ने मंदिर परिसर में अपनी अनोखी ड्रमिंग प्रस्तुत की है। उनकी थाप ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे परिसर का माहौल भक्तिमय ऊर्जा से सराबोर हो उठा। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसके साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। वहीं गुरुद्वारा कमेटी और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम हेमकुंड साहिब पहुंच रही है और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही है। हेमकुंड साहिब में अभी भी मौसम बदल रहा है और मौसम बदलते ही बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद भी कपाट खोलने की तैयारी जारी है। 23 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिनको वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं देनी है, उनको समुचित व्यवस्थाएं देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और वो लोग
मौके पे जा कर के इन चीज़ों को देख रहे हैं। और क्योंकि कपाट हमारा हेमकुंड का जब भी खुलेगा उससे पहले ही आपको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिले। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पर हेलीपैड पर भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। धीरेन्द्र शास्त्री करीब 22 दिनों तक बद्रीनाथ में रहकर साधना करेंगे और इसके साथ ही यहां पर कथा और प्रवचन के माध्यम से विश्व कल्याण, मानवता की सेवा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देंगे। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में आस्था और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। क्षेत्र के प्रसिद्ध नागराज की डोली 13 साल बाद 3 दिवसीय प्रवास पर थाती गांव की पौराणिक थात पहुंची, जहां पर नागराज देवता की डोली थाती गांव की थात से बाहर निकली। पूरा माहौल जयकारों और ढोल दमाओं की थाप पर ग्रामीण जमकर रासो नृत्य करते हुए नजर आए। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सार में बुलाए हम है तेन हमारे थात के बारे में बताए कि 3 दिन को पाठ करे है तो तुम्हारे सुख शांति गए और मैया खूब सुख शांति से हुए क्या बढ़िया खूब नाची खेली खुशी कहीं गई देवता हमारे ब्राह्मण लोग भी सब हमारे साथी का पूरा ग्राम सभा हमारे सब लोग 7 दिन चाहिए खुशी खुशी देवताओं की विदाई हुएगी। ये देवता है हमारे कुल देवताओं के मान्य इसमें है और थात जो हमारी जो 5 पांडवों के इसमें ये देवता जो है सबसे मान्य है, रखने वाले हैं और ये हमारे जो सभी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं, इसमें रक्षा करने वाले हैं। चक्राता के मगरोली गांव के वीर सपूत और बीएसएफ के एएसआई सूरज सिंह राणा पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में तैनात राणा का 4 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे क्षेत्र सूरज सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा था। हरिपुर स्थित यमुना तट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी। अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़ ने नम आंखों से अपने जाबाज सिपाही को विदाई दी। बड़ी दुख लग रहा है कि हमारा साथी हमसे भी चढ़ा है और एक उसकी बात है कि देश की सेवा में, लेकिन अचानक उनके जाने से हमारे को भी और हमारी बटालियन को भी बड़ा आघात हुआ है।